तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है नया चैप्टर आपका यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है? एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड एटम्स, जो क्या करता है? एटम या आयंस को होल्ड करता है। किससे? एक दूसरे को, एक एटम को या एक आयन को दूसरे वाले एटम या आयन से क्या करता है? होल्ड करके रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, किसी भी केमिकल चीज में, किसी भी केमिकल स्पीसीज या किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर किसी एटम्स को दूसरे एटम के साथ, किसी आयन को दूसरे आयंस के साथ, जो एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो एक दूसरे को कंबाइन यानी कि जोड़ करके रखता है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब देखिए, केमिकल जो बॉन्डिंग होती है क्यों होती है? एटम अचीव द स्टेबल, जब केमिकल बॉन्डिंग कोई एटम करता है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। अगर कोई केमिकल बॉन्डिंग कर लिया तो समझ लीजिए उसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, समझ जाइए कंपाउंड क्या हो गया? स्टेबल हो गया। याद रखिएगा, एटम अचीव स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक बाय द केमिकल बॉन्ड। जब एटम केमिकल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। ये बात कौन कहा था? लेविस ने कहा था। कौन कहा था? लेविस ने कहा कि कोई भी एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सकें और स्टेबल हो सकें। और लेविस ने अपना कुछ एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल भी दिया था। तो लेविस सिंबल है, एक सिंपल नोटेशन है टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम। किसी भी एटम के जो लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक नोटेशन होता है। जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 1 आएगा। तो लिथियम के लास्ट सेल में यानी कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। ऐसे बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 2 हो जाएगा, यानी आउटर सेल में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे 2 डॉट बना दिया मैंने। ऐसे बोरॉन एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 3 हो जाएगा। तो आउटर सेल में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए देखिए बोरॉन पे डॉट बने हुए हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 4 हो जाएगा। इसका मतलब आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए कार्बन के अराउंड 4 डॉट बने हुए हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 5। तो इस देखिए लास्ट में क्या है? 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में दिख रहे हैं आपको डॉट में। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या होता है? 6 2 और सॉरी 8 होता है, तो 2 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 6। आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे आपको 6 डॉट दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए फ्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 7 हो जाएगा, तो इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 2 8 हो जाएगा। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो दैट मींस क्या है? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बेटा। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल। लेविस सिंबल सिग्निफिकेंट मतलब लेविस सिंबल जो दिए गए यहाँ पे अभी आपने पढ़े, इस लेविस सिंबल के सिग्निफिकेंट क्या है? अगर इनके सिग्निफिकेंट समझ, तो कह रहा है दिस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प टू द कैलकुलेट द कॉमन ग्रुप या वैलेंस ऑफ एलिमेंट। इससे पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट एक कॉमन ग्रुप मतलब सेम ग्रुप का है। अगर उसके पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी कि डॉट्स सेम दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो सेम ग्रुप का है। अगर उसके डॉट्स डिफरेंट दिख रहे हैं यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो डिफरेंट ग्रुप का होगा। इसका मतलब है कि ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। या फिर अगर दो एलिमेंट्स का डॉट सिमिलर दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब वो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब देखिए भैया, जो ग्रुप वैलेंस होता है, किसी ग्रुप की वैलेंसी जो होती है वो या तो फिर जो नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑफ लेविस सिंबल, किसी भी लेविस सिंबल पे जो डॉट्स दिख रहे हैं या तो ग्रुप नंबर उसके बराबर होगा, या फिर ग्रुप वैलेंस जो होगा वो 8 माइनस नंबर ऑफ सिंबल, जो आपको सिंबल दिख रहे हैं उसमें से क्या करेंगे? 8 में से उसको माइनस कर देंगे तो ग्रुप वैलेंस आपका निकल जाएगा। अब देखिए भैया, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग जो होती है उसके कुछ फैक्ट समझ लीजिए आप। ये सब कौशल लेविस ने दिया था, ये सारी बातें बताई थी। अब देखिए जो आपका फैक्ट्स है, समझ लीजिए फैक्ट्स ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। तो देखिए कोई भी एटम, अगर कोई भी गैसोलेटेड गैसेस एटम क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन। और ऐसा पॉजिटिव आयन बनाने का काम करता कौन है? अल्कली मेटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और क्या बना लेते हैं? पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। जबकि हैलोजेंस में कुछ अलग दिखने के लिए मिलता है। जो हैलोजेंस होते हैं आपने उसमें देखा होगा कि जो गैसेस एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है,
और जितने हेलोजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और 1 नेगेटिव आयंस इनके ऊपर बन जाता है। तो ये जो पॉजिटिव आयन बन रहा है वो एल्कली मेटल बनाते हैं, नेगेटिव आयन जो बनाता है सिंगल नेगेटिव हेलोजन्स बनाते हैं, समझ लीजिए अब। और ये जो एल्कली मेटल्स हैं, ये जो पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इस सोडियम एक एल्कली मेटल, आप यहां देख सकते हैं। सोडियम इन गैसेस स्टेट क्या करता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नियॉन नोबल गैस होगी, उसके बाद 3s1 हो जाएगा। और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो देखिए ये 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन है, ये लूज हो गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा, नोबल गैस जैसा हो गया। और आपको पता है जितनी नोबल गैसेस होती हैं उनका ऑक्टेट पूरा होता है एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ के, बाकी सबके ऑक्टेट पूरे होते हैं। इसका मतलब है कि ये सोडियम आयन ने अपना ऑक्टेट अचीव कर लिया। और जब कोई ऑक्टेट अचीव कर लेगा तो वो स्टेबल नोबल गैस आ जाएगा उसका, तो वो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। ऐसे आप जो है हेलोजन्स में आप क्लोरीन का एग्जांपल ले सकते हैं। क्लोरीन जो होता है गैसेस, क्लोरीन क्या करता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में होता है नियॉन नोबल गैस होती है, जिसके बाद 3s2 3p6 होता है। और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो गेन करने के बाद इसके पास Cl माइनस आ जाता है। अब इसका जो P5 था, P5 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाने की वजह से ये 3p6 हो जाता है और ये सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आर्गन नोबल गैस जैसा। ठीक है, आर्गन नोबल गैस ऐसा होता है। आपको पता है कि आज जितने भी नोबल गैसेस होती हैं उनके ऑक्टेट पूरे होते हैं। इसका मतलब है कि ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, यानी स्टेबल नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर लिया। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन याद रखिएगा जो हीलियम होता है, हीलियम जो है, हीलियम को अगर छोड़ दिया तो हीलियम क्या करता है, पूरा करता है, इसका ऑक्टेट नहीं होता। बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर लें या फिर अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर लें। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑल नोबल गैसेस हैव द स्टेबल आउटर कॉन्फ़िगरेशन। जितनी भी नोबल गैसें होती हैं, हीलियम को छोड़ दीजिए, नोबल गैस हीलियम भी नोबल गैस में आता है लेकिन उसका ड्यूप्लेट पूरा होता है। बाकी जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उनका आउटर सेल में, मतलब लास्ट वाले सेल में, यानी कि बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उनका ऑक्टेट पूरा होता है। आप जितनी भी नोबल गैस उनका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए, लास्ट में सबके s2 और p6 होगा। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दीजिए कि कोई भी अगर आयन एक पॉजिटिव, जैसे सोडियम पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन एक नेगेटिव आयन है, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होता है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे बोलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करता है। किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यानी कि एक बॉन्ड है जिसे हम लोग जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। अब देखिए जो इनकी वैलेंसी होती है ये किस पे डिपेंड करती है, ये वैलेंसी डिपेंड करती है कि किसी भी कैटायंस के ऊपर या किसी एनायंस के ऊपर कितने नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस या कितने नंबर्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं। तो जैसे यहाँ पे सोडियम पे आप देख रहे हो कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रो वैलेंसी क्या है, 1 है। ऐसे आप देखिए क्लोरीन पे देखें तो क्लोरीन पे भी सिंगल नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसकी भी वैलेंसी क्या हो गई, इसकी भी इलेक्ट्रो वैलेंसी 1 हो गई। क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए, अब लोग हम आते हैं, टॉपिक है आपका ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्टेट रूल कह रहा है कि एटम कंबाइन टू फॉर्म द कंप्लीट देयर ऑक्टेट। हर एटम कंबाइन क्यों करता है, इसलिए कंबाइन करता है ताकि उसका ऑक्टेट यानी कि उसकी आउटर सेल में उसके जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसलिए वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर देता है या फिर गेन कर लेता है या फिर शेयरिंग करता है अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तब जाकर के वो अपना ऑक्टेट पूरा करता है। अब देखिए, अब ऑक्टेट जब कोई शेयरिंग होती है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है, लूज और गेन होता है तो आपने देखा कि वहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए आप क्लोरीन एटम है। क्लोरीन जो होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नियॉन होगा नोबल गैस, उसके बाद 3s2 3p6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। तो लास्ट में आप देख रहे हैं 3s2 3p6 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन। अब लेविस कंसेप्ट कहता है कि जितने भी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो 7 डॉट्स हमने बना दिया।
अब इसको ऑक्टेट अपना अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड दोनों को है, तो ये दोनों क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। जब म्यूचुअल से 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो जाएगा, और जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि इनके जो आउटर सेल में P5 दिखाई दे रहा है P6 हो जाएगा। जब ये P6 हो जाएगा दैट मीन्स ये क्या हो गया, आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, आर्गन के जैसा हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है, और आर्गन जो होता है आपका एक नोबल गैस है, और जो नोबल गैसेज होती हैं उनका ऑक्टेट पूरा होता है, और ऑक्टेट कंप्लीट है इसका मतलब वो स्टेबल है। ठीक है, तो इस तरह से अब क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग जो हुई है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का हुआ है। जब किसी भी दो एटम्स के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो अब देखिए सिंगल बॉन्ड मैं समझा भी देता हूं आपको से। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या करते हैं, 2 एटम्स शेयर द 1 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म सिंगल बॉन्ड। जब दो एटम्स मिलकर क्या करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं तो उसी को कहते हैं बॉन्ड। जैसे अभी देखिए यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन में सीख रहा हूं आपको। जो कार्बन होता है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हीलियम और प्लस होता है 2s2 2p2। अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन का जो आउटर ऑर्बिटल है p, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, जबकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इसका मतलब कार्बन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। और या दूसरी लैंग्वेज में ऐसे कहें कि इसके असल में 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। तो अब क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन जो एटम होते हैं, क्लोरीन के आउटर सेल में 3s2 3p5 होता है। इसका मतलब इससे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है, और इन्हें 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है कार्बन को। तो अब क्या करेंगे, ये 4 क्लोरीन के साथ जो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है। तो देखिए शेयरिंग कैसे कर रहा है, इस तरह से सब हर क्लोरीन को रिक्वायर्ड कितने 1 इलेक्ट्रॉन की है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 क्लोरीन के साथ क्या करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है, जिससे कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है और जितने भी क्लोरीन है सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन से सिंगल पेयर दिखाई दे रहा है। जब सिंगल पेयर होगा तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। देखिए क्लोरीन कार्बन के अराउंड जो क्लोरीन प्रेजेंट है सबके साथ क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड। अब क्लोरीन के पास जो है सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, इनको हम लोग लोन पेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। अब देखिए ये तो था सिंगल बॉन्ड, अब बताता हूं मैं मल्टीपल बॉन्ड। एक वर्ड है यूज किया जाता है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड यूज किया जाता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड इन केस ऑफ द डबल बॉन्ड मैं आपको बता रहा हूँ। डबल बॉन्ड कैसे बनता है, जब कोई दो एटम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल आप ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन एटम है, कार्बन को हम सेंट्रल एटम मान लेंगे, कार्बन सेंट्रल एटम हो जाएगा, सेंटर में रहेगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का आउटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, जबकि ऑक्सीजन को 2 की है। तो एक काम करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या करते हैं, दोनों ऑक्सीजन के साथ कार्बन शेयर कर लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा अपना। तो इस तरह से क्या करेगा, कार्बन यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, 2 इसके साथ शेयर कर लिया। इससे जितने ऑक्सीजन है इनके ऑक्टेट तो पूरे हो गए, साथ में कार्बन का भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्योंकि शेयरिंग यहाँ पे डबल पेयर की हुई है, देख सकते हैं आप डबल पेयर है यहाँ पे, इसलिए डबल बॉन्ड बन गए यहाँ पे। और डबल बॉन्ड बनने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर कहेंगे। ऐसे कितने लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास दिखाई दे, तो दोनों ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो है 2 लोन पेयर भी ऑक्सीजन के पास है। अब देखिए C2H4 के बारे में देख लीजिए। C2H4 है तो क्या होगा, C2 में 2 कार्बन है और कार्बन के पास जो है 4 हाइड्रोजन दिखाई जा रहे हैं, 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो बराबर में हाइड्रोजन पहले आप सेट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन 2 शेयर यहाँ पे हो सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। तो ये देखिए, तो अब कार्बन ने क्या कर लिया, अपने इस कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लिए हैं और 2 यहाँ शेयर कर लिए हैं। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 20 के 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इसके और 2 इसके। यहाँ पे ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। जब आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 4 और 2 6 2 8 हो जाएगा। और ऐसे ये देखिए इसका भी देखिए ऑक्टेट पूरा हो गया। इन दोनों ने क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग में इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लगाया था, 2 इसने लगाया था, तो डबल पेयर शेयर हुआ था, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड बनने के बाद आप देख रहे हैं किसी के पास किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल बॉन्ड इन केस ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है, तो
ट्रिपल बॉन्ड जो होता है फॉर्म द शेयर द थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर और इस नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर रह जाते हैं। बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हर नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड होती है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये देखिए 3 इसने शेयर कर लिया, ये म्यूचुअल इसने भी शेयर कर लिया, तो इन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। इन दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग जो की है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की है, इसलिए इनके बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और आप एक चीज देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका, इन्होंने बॉन्डिंग नहीं किया। इसका मतलब ये यहाँ पे एक एक लोन पेयर भी इनके दिख रहे हैं। और S2 पे आ जाइए, C2H2 में क्या है, आपके पास 2 कार्बन है और 2 क्या है आपके हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हाइड्रोजन क्या करेगा, बहुत करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा, तो कार्बन के बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। क्योंकि कार्बन को जरूरत कितने, 4 इलेक्ट्रॉन की, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके ले लेगा और एक हाइड्रोजन के साथ कर लेगा, तो इसके क्या हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर कर रहा है वो ट्रिपल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा आता है अगला टॉपिक जो कि है लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल आयंस। मॉलिक्यूल आयंस का जो है लेविस रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो जैसे देखिए यहाँ पे H2 लिख रखा है, तो H2 हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन से, इसलिए क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन मिलकर म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। जब म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन एज अ लाइक हीलियम हो जाएगा इसका, यानी कि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए जैसे O2 है, O2 में कैसे होगा, O2 के पास कितने, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के पास 6 है, रिक्वायर्ड कितने इलेक्ट्रॉन की है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन की, दो ये लोग क्या करें, जितने रिक्वायर्ड होते हैं उतने ही म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, बाकी क्या होंगे, बाकी जो पेयर्स हैं वो इनके पास बचे रहेंगे। तो अब इन्होंने क्या कर लिया है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लिए हैं, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए, इसलिए डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। और डबल बॉन्ड बनने के बावजूद क्या इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहे हैं, यानी कि हर किसी के पास 2 लोन पेयर हो गए यहाँ पे। ऐसे O3 ओजोन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ओजोन में भी क्या है, सब 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है मतलब सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए लेकिन होगा क्या कि जो 2 ऑक्सीजन है ये क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, इनका ऑक्टेट तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाला जो एटम है वो उसके साथ बॉन्डिंग कैसे होगी, तो ये इसके लिए क्या होगा कि ये अपना जो लोन पेयर है इसको डोनेट कर देगा। जब इसको डोनेट करेगा तो होगा क्या कि जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि जो डोनर होता है, जो लोन पेयर डोनर होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज और जो रिसीवर होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉन में चेंजेस तो आ गए, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन में चेंजेस नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि जो है इसने अपना म्यूचुअल शेयरिंग नहीं किया, बल्कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपकी हो गई कैलकुलेशन, ओजोन का स्ट्रक्चर हो गया। ओजोन के बाद अब आते हैं हम लोग जो है NF3 में आ जाइए। अब नाइट्रोजन आपका यहाँ पे सेंट्रल एटम हो जाता है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन को जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब होगा क्या कि फ्लोरीन के साथ नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 फ्लोरीन से तीनों के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। वैसे फ्लोरीन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत भी थी, तो ये क्या कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, तो देखिए यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, जिससे नाइट्रोजन के पास क्या हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से मिल गए, और 2 इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर के फॉर्म में थे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब देखिए क्या हुआ, शेयरिंग जो हुई 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की हुई, तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा था जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एक। ऐसे हम लोग आते हैं कार्बोनेट आयन में आ जाते हैं, कार्बोनेट CO3 डबल माइनस में आ जाते हैं। तो देखिए इसमें से आप ध्यान दीजिएगा, CO3 डबल माइनस। अब डुअल माइनस है, देखिए समझिए यहाँ पे तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, और यहाँ माइनस चार्ज लगा हुआ है। तो याद रखिएगा कार्बन और ऑक्सीजन में अगर मैं आपसे कहूँ तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो याद रखिएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये नेगेटिव चार्ज उसी का माना जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास जो 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं और एक कार्बन दिखाई दे रहा है, तो ये जो 3 ऑक्सीजन है, 3 में से 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जो सिंगल नेगेटिव चार्ज कैरी किए होंगे। अब जब नेगेटिव चार्ज आएगा, वैसे ऑक्सीजन में जनरली कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इसके पास भी कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग अगर होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की होगी, सिर्फ जो है एक इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और जबकि इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन अपना क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें से कार्बन दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेंगे ये लोग। ठीक है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे कि यहाँ पे ये इस तरह की बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। देख रहे हैं आप, ये देखिए आप सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, ये देखिए। तो अब क्या हो गया, तो आप देख रहे हैं कि इसका मतलब है जो 2 ऑक्सीजन थे जिन पे नेगेटिव चार्ज था उनके साथ सिंगल बॉन्ड बन गया, और जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज नहीं था आपने रखा उस पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो अब इस तरह से क्या हो गया, ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इसके ऊपर क्या था, ओवरऑल जो है 2 नेगेटिव आयंस थे उसको आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो ऑक्सीजन के ऊपर लगा दें या तो फिर उसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगा सकते हैं। NO3 हो गया। याद रखिए कि HNO3 एक नाइट्रिक एसिड है। एसिड में हमेशा क्या होता है, OH बॉन्ड जरूर फॉर्म्ड होता है। तो ये बनाते समय स्ट्रक्चर ध्यान दिया करिए कि OH बॉन्ड जरूर बनाएंगे जितनी भी एसिड है। ठीक है, अब OH बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, सबसे पहले एटम ले लिया आपने, तो आपने क्या कर, सबसे पहले OH जोड़ दीजिए, OH जोड़ दिया आपने, नाइट्रोजन इधर बॉन्डिंग कर ली। अब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन तो इधर शेयर कर दिया, इधर 2 इधर शेयर कर दिया, तो उसको 3 की तो जरूरत थी, 2 इधर 1 इधर शेयर कर दिया, 3 हो गए उसके। अब उसको जो है ऑक्टेट पूरा हो चुका है। लेकिन अभी एक ऑक्सीजन ऐसा था जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ था, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। जैसे इसके बॉन्डिंग हो जाती है, मैं बताया कि आपको लोन पेयर जब डोनेट होंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और डोनर एटम के पास क्या रहेगा, प्लस चार्ज, और जो रिसीवर उसके पास नेगेटिव चार्ज। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर था, उसके पास प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये तरीका था आपको समझने का। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, इसमें ध्यान देना होगा आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल है, और ये ट्रिपल बॉन्ड में से याद ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको समझना चाहिए कि जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इसमें से 2 बॉन्ड तो म्यूचुअल शेयरिंग वाले, एक क्या है आपका, इसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग हो जाती है आपकी इसमें। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है ये कैलकुलेट करना है। तो जैसे मान लीजिए आपको ऐसे एक स्ट्रक्चर आपको दे दिया ओजोन के फॉर्मल चार्ज बताने के लिए, ऐसे स्ट्रक्चर इसमें फॉर्मल चार्ज बताइए एटम का। तो मैंने क्या कर लिया था, ओजोन में तो तीनों ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पे सेट कर लिया और ऑक्सीजन का एक नंबर दे दिया, 1 2 और 3 दे दिया। अब करना क्या है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो एटम फ्री होता है, फ्री मतलब समझ रहे हैं, जिसको जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है, यानी कि जिसको लोन पे डोनेट किया जाता है, जिसकी म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती। तो आपने देखा था कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो था ओजोन में, इसको हमने क्या किया, इसके बाद देखिए 6 है, इसने म्यूचुअल शेयरिंग नहीं किया है, इसने केवल लोन पेयर यहाँ से लेकर के बॉन्डिंग कर लिया, फ्री एटम हो गया। तो जो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए होता है कि फ्री एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वो देख लीजिए। तो फ्री एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हो जाएगा माइनस हो जाता है कि जो एटम, जिस एटम का आप कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट वाले कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जिस एटम कैलकुलेट कर उसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ 2 रख दिया। माइनस होता है 1/2 करके होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने जिसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसने एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है, 2 बॉन्ड यहाँ बना रखा है। आपको पता है एक बॉन्ड में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ 6 की वैल्यू रख दी। अब क्या हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी +1। इसका मतलब है कि फॉर्मल चार्ज इस पे क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। आप देखे होंगे एक्चुअल स्ट्रक्चर जो मैंने बना के दिखाया था उसमें +1 था यहाँ पे। ऐसे फॉर्मल चार्ज आप सेकंड एटम का निकालना, आपको सेकंड एटम का निकालना है, तो सेकंड एटम ये हो गया। सबसे पहले क्या करना है, फिर वही बात, फ्री एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, वो रख दीजिए। फिर जो आपका जो जिसका निकालना है उसके पास कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो आप देख रहे हैं 2 लोन पे दिख रहा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो -4 हो गया। -1/2 हो जाता है क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं बेटा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन जो सेकंड वाला है उसका ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड मतलब 2, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देंगे। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं रहता। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले टेप पे जो फ्री था, इसके बारे में आ जाते हैं। इसके पास जो है, अब देखिए फिर से वही बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट फ्री एटम, फ्री एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो आप कह देंगे 2 2 4 2 6। देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ -6 कर दीजिए। -1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो एक ही बॉन्ड है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। इसका मतलब है कि फॉर्मल चार्ज जो है फर्स्ट वाले के ऊपर +1, इस पे क्या होगा, -1 होता है। आप देख सकते हैं, तो जिन 2 एटम्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उनके ऊपर जो चार्ज होता है फॉर्मल चार्ज, उसमें से ऑक्सीजन एक पे प्लस है, एक दूसरे वाले पे -1 है। अब देखिए भैया कह रहा है ऑक्टेट रूल यूजफुल फॉर द अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। कह रहा है जो ऑक्टेट रूल है क्या समझने में काम आता है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ज्यादातर कंपाउंड का ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर उससे हम समझ सकते हैं।
खाली केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेटा, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, लेकिन ये बहुत सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, इसलिए इसके कई लिमिटेशंस हैं। इसका लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन जो है वो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी कि जबकि सोचिए जरा कि ऑक्टेट रूल कहता क्या था कि कोई भी एटम स्टेबल तभी होता है जब अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, लेकिन ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और स्टेबल भी होते हैं, लेकिन उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। जैसे लिथियम क्लोराइड देख लीजिए, लिथियम क्लोराइड में क्या है, बॉन्डिंग करने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम हाइड्राइड को देख लीजिए, BeH2 को देख लीजिए, तो इनके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग करने के बाद भी। और ये देखिए बी देख लीजिए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एलिमेंट जो मैं आपको 3 एग्जांपल अभी दे रहा हूँ, ये तीनों एग्जांपल आपके जो हैं सेकंड पीरियड के हैं। तो सेकंड पीरियड के मोस्टली जो एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इन सब के पास जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। तो इसका मतलब है कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल और भी समझा दो। एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या देखिए यहाँ पे इनके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करने के बावजूद भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। ऐसे देखिए BF3 में भी देख लीजिए, आपके पास इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल हैं जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, फिर भी वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे। जैसे आप देखिए NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपका इसमें देख सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पे बॉन्डिंग कर तो लिया है, लेकिन नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो ऑड नंबर में है। ऐसे NO2 में देख लीजिए, जो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 7 है, यानी कि ये भी एक ऑड नंबर में है। इसका मतलब है कि ये ऑक्टेट भी नहीं पूरा किया, ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है साथ में, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। अब उसके सभी मॉलिक्यूल लिखने के लिए मिले जिनका ऑक्टेट, तो बात छोड़िए, ऑक्टेट से ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे थे, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे थे, वो भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, खासकर थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। जैसे फास्फोरस और सल्फर को ले लीजिए आप, तो देखिए यहाँ पे फास्फोरस क्या करता है, आपका यहाँ पे कंपाउंड PF5 बनाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे PF5 बनाने के बाद फास्फोरस जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड पेयर, देखिए यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ऐसे इसमें देख लीजिए सल्फर के पास यहाँ पे 12 हो गए, कैलकुलेट करके देख लीजिए 6 बॉन्ड बनाए, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो 6 में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो सोचिए फिर भी ये स्टेबल है। और सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए यहाँ पे कितने 2, सल्फर ने क्या किया 2 2 4 1 5 1 6, यानी कि 6 बॉन्ड बनाए, यानी कि 6 2 12 है, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास भी है। फिर भी ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब देखिए ऑक्टेट रूल में तो ये भी समझाया गया था, जो नोबेल गैसेस होती हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करती। लेकिन यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि जो आपका जिनॉन है, जिनॉन एक नोबेल गैस है, ठीक है, जिनॉन, यहाँ पे सिंबल थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, Xc, जिनॉन, ये एक नोबेल गैस है, फिर भी इसने फ्लोराइड के साथ बॉन्डिंग कर ली है। क्रिप्टॉन एक नोबेल गैस है, फिर भी इसने बॉन्डिंग कर रखा है। जिनॉन FCOF2 भी बनता है। इसका मतलब क्या है कि टोटल ये जो आप देख रहे हैं मोस्टली जो ऑक्टेट रूल है, ये ऑक्टेट वाले तरीके से, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन वाले कंसेप्ट से हम किसी चीज को समझा नहीं पा रहे हैं। बस सिर्फ ऑक्टेट रूल इतना ही काम आया कि इससे हम लोग जो है किसी भी मॉलिक्यूल के ऑर्गेनिक, खास करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को केवल समझा पाए, बाकी किसी काम का नहीं। अब देखिए कह रहे डज नॉट, और साथ में ना तो स्टेबिलिटी की बात करता है, ना तो एनर्जी की बात करता है मॉलिक्यूल की, ना तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात किया, ना तो एनर्जी की बात किया। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक आ सकता है आपका। तो अब मैं आपको कल वाला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आयनिक और आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में मैं और डिटेल्स में समझाऊंगा, और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है बेटा। तो आप कोई भी क्वेरी हो आप प्यार सकते हो। उसके साथ साथ जो है बेटा, आप जिन्होंने नोट्स कंप्लीट नहीं किया, प्लीज आप नोट्स कंप्लीट करके जल्द से जल्द अपना सेंड कर दीजिए, ठीक है। मैंने क्योंकि जो पहले दिन आपका जो है सबमिशन था, आप लोगों ने नोट्स भेजा नहीं, ठीक है, तो सबमिट करिए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। बेस्ट ऑफ लक।